मैं शैलेश आप सबका वेलकम करता हूं अपने प्यारे से एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म शैलेश में। आज देखने वाले हैं बाबू कौन सा क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था बाबू एक प्रकार का तंत्र है, एक प्रकार की संरचना है, ढांचा है। तो किस प्रकार की संरचना है? तो आर्थिक क्रियाओं की संरचना है, आर्थिक क्रियाओं का ढांचा है, आर्थिक क्रियाओं का तंत्र है। जब किसी राष्ट्र के सभी आर्थिक क्रियाओं को योग को ही क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है? एक प्रकार की तंत्र है, सिस्टम है, संरचना है। कैसी संरचना है? तो आर्थिक क्रियाओं की संरचना है, आर्थिक क्रियाओं का बनावट है। तो अर्थव्यवस्था बोलते क्या है? तो किसी राष्ट्र के सभी आर्थिक क्रियाओं को योग को ही क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। सर जी समझ में नहीं आया, सिंपल लैंग्वेज में समझाइए ना। तो देखो बाबू, अर्थव्यवस्था बोलते किसको हैं? सबसे पहले अर्थव्यवस्था समझने से पहले आप आर्थिक क्रियाओं को समझिए। अपने आसपास देखिए बाबू, कितने सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग प्रकार के काम करते हैं अलग अलग लोग। कोई डॉक्टर होंगे, कोई टीचर होंगे, कोई शिक्षक होंगे, कोई किसान होंगे, कोई लेबर होंगे, कोई मजदूर होंगे। तो अलग अलग लोग क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। किसके लिए? पैसों के लिए। अब पैसे से क्या करते हैं? अपने परिवार को, अपने जीवन यापन को चलाते हैं। तो यही क्या हो गया बाबू? आर्थिक क्रियाएं हो गया। आर्थिक क्रियाएं समझ में आया? सभी लोग अलग अलग प्रकार के क्रिया करते हैं पैसों के लिए। पैसे किस लिए कमाते हैं बाबू? अपने परिवार को, अपने आजीविका चलाने के लिए पैसे कमाते हैं। इन्हीं सभी आर्थिक क्रियाओं को अगर जोड़ देंगे एक साथ बाबू, तो इसी को क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था बोलेंगे। तो अर्थव्यवस्था का निर्माण हो जाएगा। तो सीधा सिंपल सा मतलब में हम बोल सकते हैं ना कि आर्थिक क्रिया का मतलब अर्थ, और अर्थ का मतलब रुपया, पैसा, धन दौलत। यानी कि वैसा काम जिसे हम करें और उस काम के बदले हमें रुपया पैसा प्राप्त हो, उसी को क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रिया बोलेंगे। आजीविका चलाने के लिए बाबू, घर द्वार चलाने के लिए, परिवार वार चलाने के लिए क्या करते हैं लोग? काम करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग तरह के। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है? देखो, अर्थव्यवस्था एक तंत्र है, यानी कि संरचना है। किस कैसी संरचना है? तो आर्थिक क्रियाओं का संरचना है, एक ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का पूरा किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया संपन्न की जाती है बाबू, पूरा किया जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है, ऐसा ग्रुप है, ऐसा समूह है बाबू, जिसके अंतर्गत लोग इस कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बाबू लोग कार्य करते हैं, कार्य करके अपना अपना परिवार का पेट पालन करते हैं, अपना आजीविका चलाते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए कि आपके मम्मी ने 500 रुपया दिया और एक झोला पकड़ा दिया कि जाओ बेटा बाजार से सब्जी जो भी तुमको मिलता है सब्जी खरीद के लाओ। तो आप बाजार गए, वहाँ से भंटा खरीदे, आलू खरीदे, टमाटर खरीदे, भिंडी खरीदे, खीरा खरीदे, बहुत सारी सब्जियां खरीदे और अपने झोले में रखे, अपने घर चलाएं। तो झोला यहाँ पे क्या प्रदर्शित करता है बाबू? किस चीज़ को? तो मान लेते हैं कि झोला यहाँ पे अर्थव्यवस्था है। क्या है? झोला अर्थव्यवस्था है। उस झोले में हमने क्या रख दिया? अनेक प्रकार की सब्जियां रख दिया। तो अनेक प्रकार की सब्जियां मान लेते हैं कि देश में, किसी राष्ट्र में की जाने वाली आर्थिक क्रिया है। जैसे में कोई किसानी करता है, रेलवे में काम करता है, सरकारी जॉब है, कोई पुलिस है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। तो ये सब क्या हो गया? आर्थिक क्रियाएं हो गया अलग अलग प्रकार की। अगर इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को समेट कर एक साथ झोले में रख दिए बाबू, तो यही कहला गया क्या? अर्थव्यवस्था। जैसे बाबू एक पुस्तक कई सारे पेजों से मिलकर बनता है, यानी कि एक कॉपी भी कई सारे पेजों से मिलकर बनता है, वह इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था भी बाबू कई प्रकार की आर्थिक क्रियाओं से मिलकर बनता है। तो आपको अर्थव्यवस्था अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था बोलते किसको हैं। किसी राष्ट्र में, किसी देश में सभी आर्थिक क्रियाओं को, योग को क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था बोलेंगे। ऐसे भी बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है, ऐसा ग्रुप है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। सेकंड देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। अपने बिहार बोर्ड के एग्जाम में बाबू हर बार अधिकांश बार मिश्रित अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने के लिए पूछ दिया जाता है। मिश्रित का मतलब बाबू आपको नाम से ही पता नहीं चल रहा है? मिश्रित, मिश्रित का मतलब मिक्स्ड, मिला हुआ, किसी चीज का मिलना क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। जैसे में आपने दालमोट खाया होगा दुकान से खरीद कर, मिक्सचर खाया होगा, उसमें क्या रहता है? दाल छाना हुआ रहता है, बादाम रहता है, किशमिश रहता है और मसाले रहते हैं, बहुत सारे चीजों का मिश्रण रहता है। तो उसी को क्या बोले? मिक्सचर बोल दिए, दालमोट बोल दिए। लेकिन यहाँ पे मिक्सचर और दालमोट की बात नहीं की जा रही है बाबू। यहाँ पे कैसी अर्थव्यवस्था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है। मिश्रित का मतलब मिश्रण, मिला हुआ, और कैसी अर्थव्यवस्था? तो मिला हुआ अर्थव्यवस्था। बाबू अपने दुनिया में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था से किसी भी देश को चलाई जाती है। पहला होता है पूंजीवादी,
दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रित। पूंजीवादी बोलने का मतलब मान लेते हैं कि यह एक उद्योग है बाबू, किसी प्रकार का उद्योग है। इसमें कोई खास व्यक्ति, कोई निजी व्यक्ति, हम और आप या किसी भी देश के लोगों के द्वारा यह उद्योग चलाया जाता है बाबू। उस उद्योग में कितने चीजें, कितने वस्तुओं का निर्माण होगा वह व्यक्ति तय करेगा। तो इसी को क्या बोलेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। यानी कि वैसा देश जहाँ पे क्या हो, किसी व्यक्ति, किसी निजी व्यक्ति के द्वारा किसी भी चीज को चलाई जाती हो, कितने भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता हो, वह अपने मनमाना दाम पर वो अपने राष्ट्र में या किसी दूसरे राष्ट्र में उत्पादित वस्तुओं को बेच सकता है। उसी को क्या बोलेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। इसके जस्ट अपोजिट बाबू क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है। मान लेते हैं कि यह उद्योग है बाबू किसी राष्ट्र में, और इस उद्योग में कितने वस्तु निर्माण की जाएगी, कितने वस्तु उत्पादित की जाएगी, इस पे किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है। तो उस देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो उस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। कोई भी उद्योग में, कारखाने में उत्पादित वस्तुओं पर अधिकार किसका हो? सरकार का हो। सरकार बोली कितना सारा वस्तुओं का उत्पादन करना हो, इतना दामों पर बेचना है इस राष्ट्र में या किसी दूसरे राष्ट्र में, सभी निर्णय कौन लेता हो? सरकार लेता हो। तो उस देश में कौन सी अर्थव्यवस्था द्वारा देश को चलाई जा रही है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था द्वारा उस देश को चलाई जा रही है। और इन दोनों का मिश्रण होता है बाबू मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पे कोई निजी व्यक्ति भी उद्योग चलाए, सरकार के द्वारा भी उद्योग, फैक्ट्रियां, कारखाने चलाई जाती हो, उस देश को दोनों मिल करके विकास पहुंचाए, उसी को क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। यानी कि समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण हो, उसी को क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। जब किसी राष्ट्र में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था द्वारा चलाई जाती हो तो उसी को क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। यहाँ पे बोल रहा है वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। यहाँ आपको बाबू अपने भारत देश में कॉलेज, स्कूल, उद्योग, कंपनियां सरकारी भी देखने को मिलेगी और प्राइवेट भी देखने को मिलेगी। सरकार के द्वारा इन सारी चीज़ों को चलाई जाती है और किसी निजी व्यक्ति, हम और आप हो सकते हैं, उनके द्वारा भी स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री चलाई जाती है अपने भारत देश में। तो क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो इन दोनों का मिश्रण है, पूंजीवादी और समाजवादी का। जैसे में आपने सरकारी स्कूल देखा होगा, प्राइवेट स्कूल भी देखा होगा, कॉलेज प्राइवेट देखे होंगे, सरकारी देखे होंगे, फैक्ट्री देखे होंगे सरकारी। यानी कि उत्पादनों के वस्तुओं पर, संसाधनों पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है। तो उसी को क्या बोलेंगे बाबू? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। इस अर्थव्यवस्था में कोई भी अपना मनमाना नहीं कर पाता है, कोई निजी व्यक्ति भी मनमाना नहीं कर पाता है, सरकार भी मनमाना नहीं कर पाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाबू जितने भी उपलब्ध संसाधन है, उन सभी संसाधनों पर अधिकार किसका होता है? सरकार का होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाबू जितने भी उस देश में, जितने भी राष्ट्र में जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जितने भी उपलब्ध संसाधन है, वो सारे संसाधनों पर अधिकार सरकार का होता है, किसी निजी व्यक्ति का नहीं होता है। तो सीधा सिंपल सा मतलब में समझो कि वैसा अर्थव्यवस्था जहाँ पे पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण होता है, उसी को क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में क्या है? सतत विकास किसे कहते हैं या क्या है, इसको परिभाषित करें। सतत का मतलब समझ लेते हैं बाबू क्या होता है, सतत विकास का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये सबसे पहले समझ लेते हैं। सतत का मतलब बाबू लगातार, जो निरंतर चलता रहे, उसी को क्या बोलते हैं? सतत बोलते हैं। जो लगातार चलता रहे, निरंतर चलता रहे, उसी को क्या बोलते हैं? सतत बोलते हैं। और विकास का मतलब क्या? उन्नति, तरक्की को क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। जैसे में आप 7th क्लास में थे बाबू तो आपका 70% आया, 8 में गए तो 80% आया, अब 9th में गए तो 90% आ गया। तो जैसे जैसे आप क्लास बढ़ते गए बाबू तो आपका परसेंटेज क्या होते गया? बढ़ते गया। यानी कि आपका क्या होता गया? तरक्की होते गया, विकास होते गया। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के पास 5 साल पहले बाबू खाने के लिए खाना नहीं था, पीने के लिए क्या था? पानी नहीं था, और रहने के लिए घर नहीं था। अगर उस व्यक्ति के पास बाबू अब खाने के लिए खाना और रहने के लिए क्या है? घर है, तो उसका क्या हो गया? तरक्की हो गया, विकसित हो गया। यानी कि बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति का क्या हो गया? विकास हो गया। तो सतत विकास, तो सतत विकास का मतलब क्या हुआ? कि लगातार विकास होता रहे, निरंतर विकास चलता रहे। मतलब अभी तो विकास हो ही, इसके साथ साथ भविष्य में भी क्या हो बाबू? विकास होता रहे। इसी को क्या बोलते हैं? सतत विकास बोलते हैं। तो सीधा शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे याद रख सकते हैं बाबू कि विकास की ऐसी प्रक्रिया जो निरंतर चलता रहे, विकास होता रहे, उसी को क्या बोलेंगे? सतत विकास बोलेंगे। उत्तर में देखो, विकास की ऐसी प्रक्रिया, ऐसी
ऐसी प्रणाली यानी कि वैसा विकास बाबू जिसमें वर्तमान पीढ़ी का मतलब क्या हुआ, जो अभी आप जीवन यापन गुजार रहे हैं, जो हैं आप बाबू, आप स्टूडेंट है, आपके माता पिता है, वो क्या है, वर्तमान पीढ़ी हो गया। और आपके जो बाल बुतरू होंगे बाबू, बच्चे उच्चे होंगे, वह क्या हो जाएगा, वह आने वाली पीढ़ी हो जाएगा, यानी कि भावी पीढ़ी हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी को क्या बोलते हैं, भावी पीढ़ी बोलते हैं। के विकास को ध्यान में, यानी कि उनके विकास को ध्यान में रखकर बाबू, यानी कि बाल बुतरू बच्चे, आने वाली पीढ़ी जो है, आगे भविष्य में बच्चे पैदा होंगे, उनको ध्यान में रखकर प्राकृतिक संसाधनों, तो संसाधन का मतलब क्या होता है, तो किसी भी देश में जितने भी सारे वस्तुएं हैं वो सारे के सारे हमारे उपयोग में आए, हमारी ज़रूरत में आए, उसी को क्या बोलते हैं बाबू, संसाधन बोलते हैं। यानी कि मानवों की ज़रूरत में, मानवों के उपयोग में, हम जैसे मानव है, हमारे उपयोग में, हमारे आवश्यकता जो भी वस्तुओं की पड़े, वो सारे के सारे वस्तुएं क्या कहलाएगी, संसाधन कहलाएगी। तो यहाँ पे किस प्रकार की संसाधन की बात हो रही है, तो प्राकृतिक संसाधन की बात हो रही है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है बाबू, जो प्राकृतिक का देन हो, वैसा संसाधन जो प्राकृतिक के द्वारा दिया गया हो और हम मानव उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे में हो गया कोयला, पेट्रोलियम, गैस, वन, ये सब क्या है, हम मानवों ने निर्माण किया है, हमने निर्माण किया है नहीं बाबू, हमने मशीनों का निर्माण किया है। जैसे पंखे हो गए, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया। कोयला तो हमने निर्माण नहीं किया, पेट्रोलियम का निर्माण नहीं किया, गैस का निर्माण नहीं किया, वनों का निर्माण नहीं किया। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक का देन है। तो इसी को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। इत्यादि का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे विकास को सतत विकास बोलते हैं। यानी कि इसका बोलने का मतलब ये है बाबू कि किसी भी देश में जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, वन, गैस, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। इसका हम इस प्रकार से इस्तेमाल करें, इस प्रकार से उपयोग करें कि हमारी आवश्यकता भी पूरा हो जाए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी यह बचा रहे। आप ऐसे सोचिए ना कि आपके लिए संसाधन कितना ज़रूरी है, उतना ही संसाधन आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी ज़रूरी होगा। आपके लिए कोयला, पेट्रोलियम, गैस, वन कितना ज़रूरी है। जैसे में कोयला नहीं रहेगा तो आप बिजली उत्पादन नहीं कर पाएंगे, पेट्रोल नहीं रहेगा तो आप एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाएंगे, गैस नहीं रहेगा तो आप खाना नहीं बना पाएंगे, वन नहीं रहेगा तो आप लकड़ी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके लिए कितना ज़्यादा संसाधन जरूरी है, उतना ही जरूरी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तो आप बोलेंगे कि सर इसको हम बचाए कैसे कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए यह बचा रहे, तो हम कोयला, पेट्रोलियम, पानी उपयोग करें ही ना, तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह जाएगा। तो क्या यह सही तरीका है? कोयला उपयोग नहीं करेंगे, पानी उपयोग, जल उपयोग, वन उपयोग, गैस उपयोग नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेगा। तो क्या यह सही तरीका है बाबू? यह सही तरीका नहीं है, यह गलत तरीका है। अगर पानी का उपयोग नहीं करेंगे, जल का उपयोग नहीं करेंगे तो हम प्यासे मर जाएंगे, कोयला का उपयोग नहीं करेंगे तो हमें बिजली प्राप्त नहीं हो पाएगा, गैस का उपयोग नहीं करेंगे तो खाना नहीं पका पाएंगे, परेशानी होगी। तो इन संसाधनों का हम इस प्रकार से इस्तेमाल करें बाबू, इस तरीका से इस्तेमाल करें कि हमारी आवश्यकता भी पूरी हो जाए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह संसाधन बचा रहे। जहां पर कोयला 20 टन की आवश्यकता है बिजली उत्पादन करने में, अब वहां पे खर्च 40 टन कर रहे हैं। तो क्या है, अनावश्यक उपयोग है कोयला का। जैसे कम लकड़ियों का आवश्यकता है तो बाबू आप ज्यादा लकड़ी काट रहे हैं, तो वन क्या होगा, विनाश होगा। तो हम इन संसाधनों का नियोजित ढंग से इस्तेमाल करें बाबू, प्लानिंग के तहत इस्तेमाल करें बाबू, ताकि क्या हो, भावी पीढ़ी के लिए यह संसाधन बचा रहे। तो विकास की ऐसी प्रणाली, ऐसी प्रक्रिया जो भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाए, उसी को क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें तो सबसे पहले समझ लेते हैं बाबू कि आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। उसके बाद परिभाषा को देखेंगे। आर्थिक का मतलब बाबू अर्थ है, और अर्थ मतलब रुपया, पैसा, पूंजी को क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं। और नियोजन का मतलब बाबू योजना करके, प्लानिंग करके किसी काम को पूरा करना क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है आर्थिक नियोजन, तो आर्थिक नियोजन का मतलब बाबू पूंजी, रुपया, पैसा को ले करके नियोजन करना, प्लानिंग करके इस्तेमाल करना, इसी को क्या बोलेंगे, आर्थिक नियोजन बोलेंगे। तो आर्थिक नियोजन कौन करता है बाबू, क्यों किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो आर्थिक नियोजन सरकार करते हैं। क्यों बाबू? देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए। जैसे आप छठ पूजा या दशहरा में जाते हो, 500 रुपया लेके, आपके मम्मी 500 रुपया देती हैं, तो आप रास्ते में जाते जाते प्लान करते हैं कि हमें दशहरा में सब कुछ खाना है। तो प्लानिंग करते हैं ना कि 20 पैकेट चाट खाना है, 20 पैकेट समोसा खाना है, 50 के चाउमीन चाट खाना है। तो प्लानिंग करते हैं कि हमें जितनी चीज़ें बिक रही है छठ पूजा दशहरा में, सारे की सारी चीज़ें खाने की प्लानिंग करते हैं। तो आप 500 रुपया में ही बाबू सारा का सारा चीज़ खा के चले आते हैं, और अच्छे ढंग से। तो सोचिए, सरकार के पास अरबों खरबों रुपया है, अगर वे प्लानिंग करके इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गलत जगह इस्तेमाल हो जाएगा, देश
का विकास भी नहीं हो पाएगा, पैसा भी खर्च हो जाएगा। तो आर्थिक नियोजन कौन करता है? प्लान बना करके देश के रुपया पैसा को खर्च कौन करता है? तो देश के सरकार करते हैं। क्यों करते हैं? तो लोगों के विकास के लिए, भलाई के लिए, देश के तरक्की के लिए करते हैं। परिभाषा देखते हैं बाबू की परिभाषा में बोल क्या रहा है। एक सीमित समय में, एक सीमित समय का मतलब बाबू एक निर्धारित किया हुआ समय में, जैसे किसी काम को हमें करना है 5 सालों में, तो वह क्या हो गया? उस काम के लिए समय निर्धारित हो गया बाबू। उस काम के लिए करने के लिए हमें 5 साल दे दिया गया है, समय उस काम को करने के लिए निर्धारित हो गया है। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, राष्ट्र मतलब देश, प्राथमिकताओं के अनुसार मतलब जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, तो किसी भी देश के लिए सबसे पहला प्राथमिकता क्या है बाबू? लोगों का विकास। उस देश में जितने सारे जनता, जितने सारे लोग, व्यक्ति रह रहे हैं, उनका विकास। तो लोगों का विकास, व्यक्तियों का विकास कैसे होगा? जब स्वास्थ्य सेवा, परिवहन क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र अच्छा रहेगा, तब तो लोगों का विकास होगा, तब देश का तरक्की होगा। तो क्या किया जाए? देश को सबसे पहला प्राथमिकता क्या है? रोड को बनवाना, पुल को बनवाना, स्वास्थ्य सेवा अच्छा करना, अस्पताल को बनाना, स्कूलों का निर्माण करना सबसे पहला प्राथमिकता है, ताकि लोगों का विकास पहुंच सके। लोगों का विकास पहुंचेगा तब देश तरक्की करेगा। यानी बोलने का मतलब कि उस देश के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ जरूरी है, जो जिस क्षेत्र में विकास करना जरूरी है, उस क्षेत्र में सबसे पहले वे विकास करेंगे। तो प्राथमिकता का मतलब जौन चीज़ में जरूरी है उस क्षेत्र में उस देश के सरकार विकास करेंगे। जो भी हो, रोड बनाना हो, चाहे सड़क बनाना हो, चाहे अस्पताल बनाना हो, या स्कूल बनाना हो। देश के संसाधनों का, तो संसाधन का मतलब क्या होता है बाबू? किसी भी देश में जितने सारे वस्तुएं हैं बाबू, सारे के सारे वस्तुएं मानव के, हम व्यक्ति के उपयोग में चल आए बाबू, तो उसी को क्या बोलेंगे? देश के संसाधन बोलेंगे। का विभिन्न, विभिन्न का मतलब अलग अलग। विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना, विकासात्मक का मतलब बाबू विकास वाले कामों में प्रयोग करना इन संसाधनों का, ताकि क्या हो? देश का विकास हो। इसे ही क्या बोलते हैं? आर्थिक नियोजन बोलते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं। एक बार फिर से बाबू ध्यान से परिभाषा को पढ़ो। एक सीमित समय में, यानी कि एक निश्चित किया हुआ समय में, अवधि में, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, यानी कि किसी देश के आवश्यकता के अनुसार बाबू, जो चीज़ उस राष्ट्र में कमी है उसमें सबसे पहले वह देश के सरकार विकास करेंगे लोगों की भलाई के लिए। देश में उपलब्ध संसाधन, और उस देश में जितने सारे उपलब्ध संसाधन है बाबू, उस संसाधन का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करेंगे। जहाँ पे देश का विकास हो, तरक्की हो, उस क्षेत्र में उस काम के लिए देश का संसाधन खर्च करेंगे। उसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक नियोजन बोलते हैं। यानी कि स्कूल का निर्माण, सड़क का निर्माण, शिक्षा सेवा अच्छा होना चाहिए, रेल की पटरियां बिछानी चाहिए, ताकि क्या हो? परिवहन संचार अच्छा हो। तो इन सब में सबसे पहले देश में जितने भी सारे उपलब्ध संसाधन है, इसका इस्तेमाल करेंगे, ताकि क्या हो? देश का विकास हो, तरक्की हो। यानी कि जितने सारे किसी देश में उपलब्ध संसाधन है, उसको क्या करना? नियोजित ढंग से एक सीमित समय में उसको आवश्यकता के अनुसार, देश में जितने चीज़ों की आवश्यकता है उसके अनुसार उन संसाधनों का इस्तेमाल करना, ताकि उस देश का क्या हो? विकास हो। उसी को क्या बोलेंगे? आर्थिक नियोजन बोलेंगे, आर्थिक नियोजन कहते हैं। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य राष्ट्र की विकास दर को बढ़ाना आदि है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य ये होता है बाबू कि अपने देश में रहने वाले लोग, जितने लोग रह रहे हैं, उनका विकास किस प्रकार से करें, ताकि देश का विकास अच्छे से हो और तेजी से हो। तो देश के संसाधनों का नियोजित ढंग से इस्तेमाल करेंगे बाबू, प्लानिंग के तहत इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा? देश का विकास तेजी से होगा, अच्छे से होगा। जैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम में बाबू पढ़ रहे होंगे क्लास 10th के लिए कि सबसे पहले ये बुक ख़त्म करना है, पहले साइंस ख़त्म करेंगे, फिर मैथ ख़त्म करेंगे। नियोजित ढंग से प्लानिंग कर करके आप 10th के लिए पढ़ रहे हैं बाबू, ताकि क्या हो? आपका मार्क्स अच्छा आए, नंबर अच्छा आए। तो इसी प्रकार से बाबू सरकार भी क्या करती है? देश में उपलब्ध संसाधनों को अच्छे से इस्तेमाल करती है, ताकि क्या हो? देश का विकास हो, तरक्की हो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले देखते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव का मतलब बाबू हम मनुष्य, व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मानव बोलते हैं। और विकास का मतलब उन्नति करना, तरक्की करना, इसी को क्या बोलेंगे? विकास बोलेंगे। जैसे माना जाता है कि पहले हम बंदर थे, हमारे पास पूंछें थी, जैसे जैसे समय बीतता गया हमारी पूंछें, अब बंदर से हम इंसान हो गए, व्यक्ति हो गए, तो यह हमारा क्या हो गया? विकास हो गया, तरक्की हो गया। आगे है रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब आओ किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी देना, सूचना देना, इसी को क्या बोलते हैं? रिपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे किसके बारे में, किस चीज़ की जानकारी के बारे में बात की जा रही है बाबू? तो मानव के विकास के बारे में बात की जा रही है।
तो बाबू जौन सा रिपोर्ट मानव के विकास के लिए सूचना देगी, जानकारी देगी, उसी को क्या बोलेंगे, मानव विकास रिपोर्ट बोलेंगे। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि मानव विकास किया है, तरक्की किया है या नहीं किया है, इससे संबंधित जो भी जानकारी सूचना प्राप्त होगा बाबू, इसी को क्या बोलेंगे, मानव विकास रिपोर्ट बोलेंगे। इसे ही क्या बोलते हैं, HDR बोलते हैं। HDR का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसी को क्या बोलेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन का मतलब बाबू मानव, डेवलपमेंट का मतलब विकास, रिपोर्ट का मतलब जानकारी, सूचना। उत्तर में देखते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट होता क्या है। मानव विकास रिपोर्ट एक मापक है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है बाबू, मापक है। मापक बोलने का मतलब मेजर करने का तरीका है। जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं और चावल गेहूं खरीदते हैं, बोलते हैं कि 1 किलो हमें चावल या गेहूं या आटा दे दीजिए, तो क्या करता है दुकानदार, एक बटखारा 1 किलो का चढ़ाता है एक साइड, और एक साइड क्या करता है, गेहूं चावल आपको तौल करके दे देता है। तो गेहूं चावल तौलने के लिए 1 केजी बटखारा का उपयोग करता है दुकानदार। लेकिन मानव का विकास किसी देश में हुआ है या नहीं हुआ है, यह कौन तय करता है, कौन बताता है, तो मानव विकास रिपोर्ट बताता है बाबू। तो क्या है, मानव विकास रिपोर्ट एक मापक है। बोलने का मतलब किसी देश में ये बताएगा बाबू कि वहाँ के लोग विकास किए हैं या नहीं किए हैं, ये कौन बताएगा, मानव विकास रिपोर्ट बताएगा। जो विभिन्न देशों की विकास की तुलना, यानी कि बाबू अलग अलग देशों के विकास की तुलना करते हैं, किसके द्वारा, किसकी मदद से, तो मानव विकास रिपोर्ट की मदद से। मानव विकास रिपोर्ट ही बताता है बाबू कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश अविकसित है। तो मानव विकास रिपोर्ट किस चीज़ पर काम करता है, उसका आधार क्या है, क्या क्या मानव विकास रिपोर्ट किसी देश में देखता है, तब उसको तरक्की वाला देश बोलेगा, विकसित देश बोलेगा। तो मानव विकास रिपोर्ट बाबू किसी भी देश में 3 चीज़ें देखता है। पहला क्या है, जीवन आशा, दूसरा शिक्षा प्राप्ति, तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यह निर्णय करेगा बाबू, मानव विकास रिपोर्ट बताएगा कि वह देश विकसित है। अगर ये तीनों किसी देश में अच्छी नहीं रहेगी बाबू, तो वह अविकसित देश होगा। तो कितने चीज़ें मानव विकास रिपोर्ट देखते हैं बाबू, तो जीवन आशा देखता है। बोलने का मतलब उस देश में जो जितने भी लोग रह रहे हैं, उन देशों में लगभग कितने सालों तक लोग जीवित रहते हैं, और किसी देश में 70 साल तक जीवित रहता है, तो उसी को क्या बोलेंगे बाबू, जीवन आशा बोलेंगे। तो यानी कि उस देश में रहने वाले लोगों का जीवन आशा कितना है, 70 वर्ष तक है। शिक्षा प्राप्ति, शिक्षा प्राप्ति का मतलब बाबू लोग कितने तक, कहाँ तक, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक शिक्षा प्राप्त किए हैं। तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का आय, इनकम, कमाई को क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। उसे मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। उत्तर को ध्यान से पढ़ो। मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक मापक है, एक मेजर करने का तरीका है बाबू। किस चीज़ पर मेजर करता है, उस देश में रहने वाले लोगों का जीवन आशा कितना वर्ष तक है, देश में कितना शिक्षा प्राप्ति है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, तथा उस देश में प्रति व्यक्ति आय कितना है। अगर अलग अलग देशों से कोई देश में बाबू प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा दिन तक जीते हैं, तो उस देश को क्या बोलेंगे, विकसित देश बोलेंगे। जहाँ पे ये सब कमी है बाबू, उसको क्या बोलेंगे, अविकसित देश बोलेंगे। मानव विकास रिपोर्ट क्या करता है, सूचना देता है बाबू, जानकारी देता है, बताता है कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश विकसित नहीं है, कहाँ के किस देश के लोग का जीवन अच्छा है और किस देश का जीवन स्तर अच्छा नहीं है। यह किस लिए बनाया गया था बाबू, मानव विकास रिपोर्ट, ये बताने के लिए कि किसी भी देश में लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, उनका खान पान कैसा है, उनका जीवन स्तर क्या है, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, किसी देश में लोग कितने अमीर है, कितने गरीब है, ये सब पता करने के लिए क्या किया गया था, मानव विकास रिपोर्ट को बनाया गया था, निर्माण किया गया था। यह सर्वप्रथम यूएनडीपी के द्वारा, तो यूएनडीपी क्या है बाबू, यूएनडीपी का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह एक संस्था बाबू, ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट का मतलब सूचना देता है, जानकारी देता है। इसमें अनेक देश शामिल है बाबू, और किसके द्वारा चलाया गया, तो अमेरिका के द्वारा चलाया गया। कहाँ पे स्थापित है, तो अमेरिका में स्थापित है। यह क्या करता है, रिपोर्ट जारी करता है। तो यह सर्वप्रथम यूएनडीपी के द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई। निर्देशन के मतलब बाबू नेतृत्व में, नज़र में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट तैयार की गई, तो महबूब उल हक के नेतृत्व में, नज़र में तैयार की गई बाबू मानव विकास रिपोर्ट। तो सीधा सिंपल सा मतलब में बोले तो यह एक प्रकार का मापक है, मापने का तरीका है। यह बताता है कि कौन सा देश बेहतर है, अच्छा है, तरक्की कर रहा है, किस आधार पे, तो 3 चीज़ों के आधार पर। पहला जीवन आशा, दूसरा शिक्षा प्राप्ति, और तीसरा प्रति व्यक्ति के आधार पर बाबू मानव विकास रिपोर्ट तय करती है कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश अविकसित है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें, यानी कि डिफिनेशन, इसको डिफाइन करना है कि आधारिक संरचना होता क्या है। तो सबसे पहले संरचना का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। संरचना का मतलब बाबू बनावट, सभी व्यक्ति का, सभी वस्तु का, सभी चीज़ों का अलग अलग तरीक़ा से निर्माण होता है बाबू। सभी का आकार क्या होता है, अलग होता है, उसी को क्या बोलेंगे, संरचना बोलेंगे, बनावट बोलेंगे। जैसे में आपका शरीर, मनुष्य का देह क्या होता है बाबू, संरचना अलग होता है। जैसे 2 हाथ हो गया, 1 नाक हो गया, 2 आँख हो गया, 2 पैर हो गया, तो क्या हो गया, ये सारी चीज़ अंग है, शरीर का अंग है। इन सारी अंगों को मिला देंगे एक साथ बाबू तो क्या हो जाएगा, संरचना का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे बात की जा रही है आधारिक संरचना। आधारिक का मतलब बाबू बेस, आधार, पिलर, नींव को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। जैसे आपके शरीर के लिए बाबू, मनुष्य देह के लिए बाबू आधार क्या है, जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, भोजन है। अगर भोजन शरीर को नहीं मिलेगा तो क्या किसी व्यक्ति का देह, कोई व्यक्ति जीवित रह पाएगा, नहीं रह पाएगा बाबू। तो उसके लिए जरूरी क्या है, भोजन है। तो भोजन क्या हो गया, आधार हो गया किसी भी व्यक्ति के शरीर के लिए, किसी भी व्यक्ति के, मनुष्य के शरीर के लिए। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति के शरीर की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे किसी देश की आधारिक संरचना की बात की जा रही है, यानी कि उस देश का विकास, उन्नति, तरक्की किस चीज़ पर टिका हुआ है, उसका आधार क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे बाबू आधारिक संरचना में। तो यहाँ पे उत्तर के साथ साथ ये समझेंगे बाबू कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आधारिक संरचना कितना जरूरी होता है, आधारिक संरचना क्यों जरूरी होता है किसी भी देश के विकास के लिए, इसको देख लेते हैं। आधारिक संरचना किसे कहते हैं, वे सभी तत्व, तत्व का मतलब क्या बाबू, वे सारी चीजें। यहाँ पे तत्व का मतलब वे सारी चीजें, वे सारी वस्तुएं, वे सारी संस्थाएं को क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। जो किसी देश के आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का मतलब बाबू कोई दीर्घकालीन में, यानी कि एक लंबे समय में जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, बढ़ोतरी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास बोलते हैं। यानी बोलने का मतलब क्या कि जब कोई देश का लंबे समय में क्या होता है, उन्नति होता है, तरक्की होता है, उसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास बोलते हैं। तो किसी देश का आर्थिक विकास का आधार क्या है बाबू, वह देश किसके आधार पर लंबे समय में विकास करेगी, तरक्की करेगी, उस देश में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उस चीज़ों की वजह से उस देश का विकास होगा। तो सबसे पहले किसी देश के विकास के लिए वहाँ के रहने वाले लोगों का विकास होना जरूरी है। तो लोगों का विकास कैसे होगा, जहाँ पे जिस देश में स्वास्थ्य सेवा अच्छी रहेगी, स्कूलों का व्यवस्था रहेगा, शिक्षा सेवा, बच्चों को अच्छी तरीक़ा से शिक्षा मिलेगा, लोगों को रोजगार करने के लिए बैंक वगैरह लोन देगा, तो क्या करेगा, उस देश के लोग विकास करेंगे, तरक्की करेंगे। तरक्की करेंगे तो लंबे समय में यानी कि कुछ दिनों के बाद क्या होगा, सभी लोगों का, सभी व्यक्तियों का कमाई बढ़ेगा, यानी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, तो क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। तो यही क्या है, आर्थिक विकास का आधार है। आधार का मतलब बेस, पिलर को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। यानी आप ऐसे समझिए कि किसी भी देश को अगर विकास करना है, तरक्की करना है, तो उस देश में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो संचार होनी चाहिए। संचार का मतलब बाबू हम अपनी बातों को एक जगह से दूसरे जगह क्या करें, आसानी से पहुंचा सके, टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन के जरिए। परिवहन अच्छा हो, जैसे हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो जल्दी से पहुँच जाए। अस्पताल में सेवा अच्छे से मिले लोगों का, स्कूल वगैरह में लोगों का, बच्चों को शिक्षा अच्छे तरीक़ा से प्राप्त हो, अच्छा शिक्षा मिले, लोगों को रोजगार करने के लिए बैंक लोन दे। ये सब क्या है, किसी भी देश को उन्नति करने के लिए जरूरी ही जरूरी है, किसी भी देश में होना ही चाहिए। अगर ये सब नहीं रहेगा बाबू तो वह देश विकास नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि आप स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वही बच्चे कल जाकर के पार्लियामेंट में मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे और देश चलाएंगे। अगर उनके पास अच्छी शिक्षा नहीं रहेगी बाबू तो क्या वह देश को अच्छे तरीक़ा से चला सकते हैं, विकास पहुंचा सकते हैं, नहीं, खराब कर देंगे, मामला सारा का सारा बिगड़ जाएगा। तो किसी भी देश के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यकता होती है, चाहिए ही चाहिए अगर किसी देश को विकास करना है तो। इन्हीं सारी चीज़ों को मिला देंगे बाबू, जैसे संचार, परिवहन, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बैंकिंग आदि जितने भी किसी देश का आधार है, विकास करने का आधार है, सभी को मिला करके क्या बनता है, एक संरचना का निर्माण होता है। जैसे हमारा शरीर, हाथ, गोड़, पैर मिलाकर, किडनी, छोटी आँख, बड़ी आँख मिला करके क्या बनता है बाबू, एक संरचना का निर्माण होता है, जिसे
क्या कहते हैं, मानव देह, मानव शरीर कहते हैं। उसी प्रकार से बाबू इन सारी चीज़ों को मिला देते हैं तो एक प्रकार की संरचना का निर्माण हो जाता है। इन संरचना से क्या होता है, देश विकास करता है, एक बनावट का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या होता है, देश का तरक्की होता है। यानी सीधा सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये समझिए बाबू कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी संस्था किसी देश के विकास के लिए आधार होता है, उसी को क्या बोलते हैं, आधारभूत संरचना बोलते हैं। जिस देश का आधारभूत संरचना जितना अधिक मजबूत होगा, यानी कि जितना बेहतरीन होगा, बोलने का मतलब स्कूल, कॉलेज, परिवहन, संचार जितना बढ़िया होगा, जितने अच्छा तरीका से काम करेगा, वह देश उतना ही तेज़ी से विकास करेगा, यानी कि जल्दी प्रोग्रेस होगा। नॉर्मल सी बात है, जिस देश में शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, स्कूल, परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सब सारी चीज़ें अच्छा होगा तो वह देश तेज़ी से विकास करेगा, जल्दी से करेगा। अतः यह किसी दो बार लिखा गया है बाबू, एक किसी को काट देते हैं। किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। आधारभूत संरचना को रीढ़ की हड्डी के समान माना जाता है। रीढ़ का हड्डी क्या होता है बाबू, गले के पीछे एक हड्डी होता है जो सर से कमर तक के जुड़ा होता है, जो सर से कहाँ तक, कमर तक, पीछे पीठ से होते हुए जाती है, जो हमारे शरीर को, कमर को सीधा करके रखती है। अगर वह रीढ़ की हड्डी ना हो बाबू, हमारे पीछे वाला बैकबोन ना हो, तो हम झुक कर करके चलेंगे, हम सीधा खड़े होकर के नहीं चलेंगे। तो हमारे शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं रहेगा तो हम झुक कर चलेंगे। उसी प्रकार से बाबू किसी देश में आधारभूत संरचना नहीं रहेगा, आधारिक संरचना नहीं रहेगा, संचार वगैरह, शिक्षा व्यवस्था, सड़क परिवहन, रेल परिवहन नहीं रहेगा, तो वह देश का विकास नहीं होगा, तरक्की नहीं होगा। तो रीढ़ की हड्डी के समान को क्या रखा गया है, आर्थिक संरचना को रखा गया है। तो आर्थिक संरचना क्या है बाबू, रीढ़ के हड्डी के समान है। हमारे शरीर को रीढ़ की हड्डी जितना जरूरी है, उतना ही किसी भी देश को विकास करने के लिए आधारभूत संरचना, आधारिक संरचना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं, क्या है, अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं आप, क्या समझते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना। तो सबसे पहले देखते हैं बाबू कि संरचना का मतलब क्या होता है। संरचना का मतलब बाबू तंत्र, ढांचा, एक सिस्टम, बनावट को क्या बोलते हैं, संरचना बोलते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था ना, जैसे अपना शरीर क्या है, एक संरचना है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है, 1 नाक है, किडनी, छोटी आँच, बड़ी आँच वगैरह क्या है, ये सब सारे शरीर के अंग है बाबू। इन सारे शरीर के अंग को मिला दिए तो क्या हो गया, शरीर का संरचना हो गया, शरीर का बनावट हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे किसकी संरचना की बात की जा रही है, तो अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है बाबू, किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में सभी आर्थिक क्रियाओं के योग को क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो आर्थिक क्रिया क्या होता है, आर्थिक क्रिया का मतलब ये बाबू, अपने आसपास अगल बगल देखो, सभी लोग एक जैसा काम करते हैं नहीं ना। कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई पोस्टमैन होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई लेबर में काम करते होंगे, कोई किसान होगा। सभी लोग क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं अपने जीविका चलाने के लिए, अपने परिवार को भरण पोषण के लिए। तो ये क्या हो गया, आर्थिक क्रिया हो गया। सभी लोग अपने समाज में अलग अलग प्रकार के काम करते हैं अपने आजीविका के लिए, परिवार चलाने के लिए। यही क्या हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया। तो बोल सकते हैं आर्थिक क्रियाओं के योग को क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था बोलेंगे। तो यहाँ पे बात की जा रही है बाबू अर्थव्यवस्था की संरचना। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब क्या, तो जैसे शरीर का अंग मिलके शरीर का बनावट का निर्माण लेता है बाबू, संरचना का निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार से सभी आर्थिक क्रियाओं मिल करके क्या होता है, अर्थव्यवस्था का संरचना बन जाता है। अर्थव्यवस्था यानी कि देश में बहुत सारे लोग हैं, आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं, इन सभी आर्थिक क्रियाओं को एक साथ जोड़ दिए, जैसे शरीर के सभी अंगों को एक साथ जोड़ दिए तो क्या हो गया, शरीर का संरचना हो गया। तो यहाँ पे आर्थिक क्रियाओं को सभी को एक साथ जोड़ दिए तो यह क्या हो गया, अर्थव्यवस्था की संरचना हो गया। इसे कितने भागों में बांटा गया है, और ये पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे प्रश्न ये उठता है बाबू कि आखिर क्यों अर्थव्यवस्था की संरचना को बांटा गया है, क्या ज़रूरत पड़ गई होगी कि अर्थव्यवस्था की संरचना को डिवाइड किया गया है, अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, क्या कारण रहा होगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है बाबू जो किसी एक देश को चला रहा है, सारा का सारा जिम्मेदारी, निर्णय कौन लेगा, वह एक व्यक्ति लेगा। वह व्यक्ति को पूरा देश में कितना
कितना फसल उत्पादन हो रहा है, उसको कैसे व्यवस्थित करना है, कहाँ पे कारखाना फैक्ट्रियाँ वगैरह बनेगी, कितना फैक्ट्रियों से वस्तुओं का उत्पादन होगा, परिवहन सेवा कैसा है वह देश में, ये सारा का सारा निर्णय कौन लेगा? तो वह एक व्यक्ति लेगा। तो क्या वह व्यक्ति अच्छे तरीक़ा से निर्णय ले पाएगा? जितना भी देश में कार्य हो रहे हैं, क्रिया किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, वह एक व्यक्ति सही ढंग से निर्णय ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। वह कंफ्यूज हो जाएगा कि हमने कौन काम किया और कौन सा काम छोड़ दिया। काम किया भी रहेगा तो उसको याद नहीं आएगा, तो वह राष्ट्र क्या होगा? विकसित नहीं कर पाएगा, तेजी से आगे की ओर नहीं बढ़ेगा, लोगों का विकास नहीं होगा। जैसे ही बाबू एक व्यक्ति का काम जो कर रहा है वह व्यक्ति देश चलाने का, 10 व्यक्ति को काम वह दे दिया जाए, जैसे कोई कृषि क्षेत्र देख लिया, कोई उद्योग क्षेत्र देख लिया, कोई देश में परिवहन कैसा है वह देख लिया, विदेशों से व्यापार कैसा करना है चौथा व्यक्ति देख लिया, तो अच्छे तरीक़ा से बेहतरीन तरीक़ा से काम होगा बाबू, सिस्टमेटिक तरीक़ा से हो जाएगा, जिससे क्या होगा? देश का बढ़ोतरी होगा। इसीलिए बच्चों, अर्थव्यवस्था की संरचना को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। किस लिए? तो देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, कोई भी काम अच्छे ढंग से हो, खराब न हो, ताकि क्या हो? देश का विकास हो। तो अर्थव्यवस्था की संरचना को क्यों बांटा गया है? देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, सही ढंग से काम होने के लिए देश में। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक लोग किसी देश में एक जैसा काम नहीं करते हैं, एक तरह का आर्थिक क्रिया नहीं करते हैं, सभी लोगों का आर्थिक क्रिया क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भागों में बांटना जरूरी है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है बाबू? 3 भागों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है? क्योंकि किसी भी देश का तरक्की हो, बढ़ोतरी हो, तरक्की करे, विकसित करे, इसीलिए इसे 3 भागों में बांट दिया गया है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है और इसे कितने भागों में बांटा गया है। चलिए उत्तर को देख लेते हैं, बारीकी से समझ लेते हैं कि उत्तर में क्या बोल रहा है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया की जाती है। आर्थिक क्रिया हमने अभी आपको समझाया, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, संचार आदि संपादित की जाती है। संपादित का मतलब पूरा की जाती है। अर्थव्यवस्था में बाबू अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। लोग अपने आजीविका के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, परिवार को चलाने के लिए अलग अलग क्रिया करते हैं, पैसे कमाते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रिया बोलेंगे। लोग कृषि करते हैं, उद्योगों में काम करते हैं, व्यापार करते हैं, बैंकिंग में काम करते हैं, परिवहन में सेवा देते हैं, संचार में भी सेवा देते हैं बाबू। ये सब कार्य अर्थव्यवस्था में की जाती है। और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को बाबू अलग अलग क्षेत्र में बांट दिए, विभाजित कर दिए, तो क्या हो गया? अर्थव्यवस्था की संरचना हो गया। तो अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था को बाबू 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र बोलने का मतलब पहला क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत बाबू कृषि और कृषि से संबंधित सारी क्रियाएं शामिल की गई है, पूरा किया जाता है। जैसे देखो, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, यानी कि भैंस गाय वगैरह को पालना, मछली पालन हो गया, खनन हो गया। खनन का मतलब बाबू जमीन से खोद करके किसी चीज़ को, किसी पदार्थ को निकालना। कौन सा क्षेत्र में आएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। जंगलों से लकड़ियों प्राप्त करना, जंगल से अगर पेड़ को काट के लकड़ी प्राप्त कर रहे हैं तो कौन सा क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। आदि आर्थिक क्रियाएं आते हैं। ये सब सारे आर्थिक क्रियाएं कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। दूसरा हो गया द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को दूसरा क्षेत्र बोलते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए बाबू कि जब कोई नया वस्तुओं का निर्माण होगा, नया वस्तु का उत्पादन होगा, तो वह कौन सा क्षेत्र में आएगा? तो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। जैसे इसके अंतर्गत मतलब इसमें द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग, यानी कि उद्योग से किसी भी वस्तु का निर्माण किया जा रहा है तो किस में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में। खनिज व्यवसाय, खनिज का मतलब बाबू जमीन से खोद कर कीमती चीज़ों को, बहुमूल्य चीज़ों को निकालना है, क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। और व्यवसाय का मतलब व्यापार करना, जैसे सोना चांदी पेट्रोलियम का व्यवसाय करना, व्यापार करना, कौन सा क्षेत्र में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। निर्माण कार्य, निर्माण कार्य का मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना, बनाना, जैसे में घर का बनाना, कौन सा क्षेत्र में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं, गैस और बिजली का उत्पादन कौन सा क्षेत्र में आएगा बाबू? द्वितीय क्षेत्र में आएगा। जैसे गैस का उत्पादन हो रहा है, बिजली का भी उत्पादन हो रहा है, तो क्या आएगा? द्वितीय क्षेत्र में आएगा।
तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को क्या बोलते हैं बाबू? सेवा क्षेत्र बोलते हैं। इसमें किसी तृतीयक क्षेत्र में इसमें किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता, इसमें किसी चीज का सेवा दिया जाता है, सुविधा दिया जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं शामिल है। तृतीयक क्षेत्र में बाबू बैंक क्या करते हैं? हमारे द्वारा दिए गए पैसों को अपने यहाँ जमा करते हैं और समय पर हमें बाबू क्या करते हैं? लोन देते हैं। बीमा यही हो गया, बैंकिंग की तरह काम करता है। परिवहन भी हमें क्या करता है बाबू? सेवा देता है, किसी भी प्रकार के वस्तु का निर्माण करके नहीं देता है। जैसे आप बस से एक जगह से दूसरे जगह गए, मोटरसाइकिल से एक जगह से दूसरे जगह गए, तो क्या बस हमें किसी वस्तु का उत्पादन करके दिया, निर्माण करके दिया? नहीं बाबू, हमें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा दिया। तो क्या दिया? सेवा दिया, सुविधा दिया। संचार का मतलब बाबू हम अपनी बातों को किसी के जरिए क्या करना? एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। जैसे रेडियो हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सब क्या हमें वस्तु निर्माण करके दे रहा है? नहीं, ये सब से हमें क्या करते हैं? वीडियो देखते हैं, न्यूज़ हम सुनते हैं, दूसरे जगह के समाचार को हम अपने यहाँ सुन पाते हैं। किसके द्वारा? रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, मोबाइल पर हम वीडियो देखते हैं। यह किसी भी प्रकार के वस्तु का निर्माण करके नहीं दे रहा है, हमें क्या दे रहा है? जानकारी दे रहा है, सेवा दे रहा है, सुविधा दे रहा है। व्यापार भी बाबू क्या होता है? वस्तु का निर्माण करके नहीं देता है। आदि क्रियाएं शामिल है और बहुत सारी क्रियाएं, काम इसमें शामिल है। तृतीयक क्षेत्र में एक क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है। और क्या बाबू? तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को क्या करता है? सेवा प्रदान करता है, मदद करता है उन्नति करने में। जैसे में आजकल क्या हो गया? सब डिजिटली हो गया, तो डिजिटली मोबाइल से जब इंटरनेट चला रहे हैं तो इंटरनेट क्या है? तृतीयक क्षेत्र में आता है। अनाज कितना रुपये बिक रहा है, उद्योगों में जो वस्तु उत्पादन हो रहा है वो कितना रुपया दाम है, आप किसके जरिए देख सकते हैं? इंटरनेट के जरिए देख सकते हैं कि कितना दाम है। तो यह क्या कर रहा है बाबू? द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को मदद कर रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आप इतनी बातें याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास को क्या करना है बाबू? परिभाषित करना है तथा आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं और इन दोनों के बीच क्या अंतर है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आर्थिक विकास का मतलब होता क्या है। आर्थिक का मतलब बाबू अर्थ, और अर्थ मतलब रुपया, पैसा, पूंजी को क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। और विकास का मतलब तरक्की करना, उन्नति करना। जैसे माना जाता है मनुष्य को कि पहले बंदर थे, बंदर पूछे थी, पूछ हट करके बंदर से हम लोग क्या बन गए? मनुष्य बन गए। तो हमारा क्या हो गया? तरक्की हो गया, विकास हो गया। तो यहाँ पे किस चीज़ की विकास हो रही है? तो रुपया, पैसा, पूंजी की विकास हो रही है। इसी को क्या बोलेंगे? आर्थिक विकास बोलेंगे। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति कहीं पे किसी भी प्रकार का काम कर रहा है बाबू, उस काम के बदले उस व्यक्ति को 1000 रुपया दिया जा रहा है। दूसरा महीना में बाबू वह व्यक्ति काम को अच्छे तरीक़ा से किया, मेहनत से किया, तो उसका मालिक ने कितना? 2000 रुपये उसका पेमेंट महीना कर दिया। तीसरा महीना में बाबू वह मालिक का दिल जीत लिया, अच्छे तरीक़ा से काम किया, तो उसका मालिक ने क्या किया? उस व्यक्ति के मालिक ने उसका रुपया बढ़ा करके 5000 कर दिया। तो वह व्यक्ति पहले महीना में 1000, दूसरे महीना में 2000 और तीसरे महीना में हो गया 5000 कमाने लगा। तो यहाँ पे किस चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है? तो रुपया पैसा में बढ़ोतरी हो रही है। रुपया पैसा से विकास हो रहा है, इसका व्यक्ति के पास रुपया पैसा मिल रहा है, तो इसी को बोलेंगे क्या? आर्थिक विकास। आर्थिक का मतलब अर्थ, अर्थ मतलब रुपया पैसा। तो यहाँ पे उस व्यक्ति का रुपया पैसा बढ़ते गया, यानी कि उस व्यक्ति का किस चीज़ में विकास हुआ? आर्थिक विकास हुआ, रुपये पैसे से विकास हुआ, तरक्की हुआ। इसी प्रकार से बाबू जब किसी देश का या राष्ट्र का रुपया पैसा बढ़ जाता है तो वह देश का क्या होता है? विकास होता है। इसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास बोलते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। आगे देखो बाबू, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं, इन दोनों के बीच क्या अंतर है? अभी हमने बताया बाबू कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं तथा आर्थिक वृद्धि। आर्थिक का मतलब बाबू रुपया, पैसा, पूंजी, और वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी होना, बढ़ जाना। तो रुपया पैसा बढ़ जाना, बढ़ोतरी होना क्या कहलाता है? आर्थिक वृद्धि का मतलब हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इन दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है बाबू।
बाबू। यहाँ पे भी रुपया पैसा पूंजी में तरक्की हो जाना, बढ़ जाना, और यहाँ पे भी क्या हो गया, रुपया पैसा पूंजी का बढ़ोतरी होना। इन दोनों में कोई अंतर ना के बराबर है बाबू। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने बाबू इन दोनों के बीच अंतर बताए हैं बाबू। तो उन्हीं अंतर को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आर्थिक विकास को परिभाषित कर देते हैं कि आर्थिक विकास होता क्या है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि ऐसा तरीका है, ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा, मतलब आर्थिक विकास के द्वारा लंबे अवधि तक, यानी कि लंबे समय तक किसी देश या एक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। कोई देश हो गया बाबू या कोई एक अर्थव्यवस्था हो गया, इसकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय का मतलब बाबू क्या, देश का आय। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र, कोई देश, आय का मतलब इनकम, कमाई। तो देश की कमाई को क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय बोलेंगे। तो किसी देश की, राष्ट्र की कमाई कब बढ़ेगी, जब लोगों का प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। प्रति व्यक्ति आय का मतलब बाबू प्रत्येक व्यक्ति का कमाई, जब किसी देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कमाई बढ़ेगा बाबू, तब तो उस देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई देश है बाबू, कोई देश का एक साल की कमाई कितना है, 100 रुपया है, दूसरा साल में कमाई हो गया 500, तीसरा साल में हो गया कमाई 1000। तो वह किस पे निर्भर करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति की कमाई पर निर्भर करता है। तो उस देश के प्रत्येक व्यक्ति की कमाई बढ़ेगा बाबू, तब सरकार को टैक्स देगा, तब टैक्स मिलेगा सरकार को, तो देश की कमाई होगी। तो देश की कमाई को राष्ट्रीय आय बोलते हैं। राष्ट्रीय आय किस पे डिपेंड करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति की कमाई पर, यानी प्रति व्यक्ति आय पर डिपेंड करती है। तो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा, यानी कि आर्थिक विकास के द्वारा लंबे अवधि तक, लंबे समय तक बाबू किसी देश या एक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की कमाई बढ़ती है। इसे ही क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास बोलते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। अब आगे पूछ रहा है कि आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं, इन दोनों के बीच अंतर क्या है। समानता आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। इन दोनों के बीच बाबू कोई अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। आर्थिक विकास के जगह आर्थिक वृद्धि आप उपयोग कर सकते हैं, और आर्थिक वृद्धि शब्द के जगह पर आर्थिक विकास शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा, कुछ ऐसे अर्थशास्त्री हैं बाबू, अर्थशास्त्री बोलने का मतलब जो लोग अर्थशास्त्र के बारे में पढ़े हैं, लिखे हैं, अच्छे तरीक़ा से इकोनॉमी के बारे में जानते हैं बाबू, उन्हीं को क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्रियों बोलते हैं। उनके द्वारा, जो इकोनॉमी जानते हैं, उनके द्वारा इन दोनों के बीच निम्न अंतर बताया गया है। यानी कि इन दोनों के बीच कुछ अंतर बताया गया है। किनके द्वारा, तो अर्थशास्त्रियों के द्वारा। अर्थशास्त्री किसको बोलेंगे, जो इकोनॉमी के बारे में पढ़े हैं, जाने हैं, उनके द्वारा कुछ इन दोनों के बीच आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि के बीच अंतर बताया गया है। चलिए आगे उसको देखते हैं कि इन दोनों के बीच अंतर क्या है। श्रीमती उर्सुला हिक्स। उर्सुला हिक्स क्या है बाबू, तो अर्थशास्त्री हैं जो इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित अर्थव्यवस्थाओं या देशों के लिए किया जाता है। ये बोल रहे हैं बाबू कि आर्थिक वृद्धि शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं या देशों के लिए किया जाता है। विकसित का मतलब बाबू वैसा देश जो तरक्की कर चुका है, उन्नति कर चुका है, उसका विकास हो चुका है, उसी को क्या बोलेंगे, विकसित देश बोलेंगे। जब देश विकसित कर चुका है, तरक्की कर चुका है बाबू, तब पर भी उस देश में हम क्या कर रहे हैं, और विकसित कर रहे हैं, और तरक्की कर रहे हैं। जैसे में कोई देश है, वहाँ स्वास्थ्य सेवा अच्छा है, शिक्षा सेवा अच्छा है, परिवहन सेवा, संचार सेवा अच्छा है, तो पर भी हम उस देश में और बेहतर कर रहे हैं इन सभी चीज़ों में, तो वह देश में क्या होगा, विकसित नहीं होगा बाबू, उन्नति नहीं होगा, उस देश में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, वृद्धि होगा। अर्थशास्त्री श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार बच्चों, इन्होंने क्या कहा कि जब कोई देश विकास कर चुका है, तरक्की कर चुका है, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवा, परिवहन क्षेत्र अच्छा है, सभी क्षेत्र में अच्छा है, तब पर भी उस देश में हम विकास कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो उस देश में तरक्की नहीं होगा, क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, वृद्धि होगा। इसीलिए अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि आर्थिक वृद्धि शब्द का उपयोग विकसित देश के लिए किया जाता है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जबकि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकसित
या अविकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, अविकसित होगा, अविकसित। अविकसित का मतलब बाबू वैसा देश जहाँ पे विकास नहीं हुआ है, तरक्की नहीं हुआ है, जहाँ पे रेल परिवहन अच्छा नहीं है, संचार सेवा अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य सेवा अच्छा नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, अविकसित देश बोलेंगे। या विकासशील, विकासशील का मतलब बाबू वह देश जो तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, स्वास्थ्य सेवा में काम लगाए हुए है, शिक्षा सेवा में काम चल रहा है, उसे क्या बोलेंगे बाबू, विकासशील देश बोलेंगे, अर्थव्यवस्थाओं बोलेंगे। जैसे जौन सा देश बाबू विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे विकास का काम जारी है, उसी को क्या बोलेंगे, विकासशील देश बोलेंगे, विकासशील अर्थव्यवस्था बोलेंगे। तो आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किसके लिए, विकसित देश के लिए या विकासशील देश के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थव्यवस्थाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही बाबू इन दोनों के बीच अंतर है। तो आसान है बच्चों, आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए, तो विकसित देश के लिए, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए, जबकि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग अविकसित देश के लिए या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए या देश के लिए उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें तो सबसे पहले समझते हैं कि आर्थिक विकास होता क्या है। आर्थिक का मतलब बाबू अर्थ, और अर्थ मतलब रुपया, पैसा, पूंजी, और विकास का मतलब तरक्की करना, उन्नति करना को क्या बोलेंगे, विकास बोलेंगे। तो रुपया, पैसा, पूंजी से तरक्की करना, उन्नति करना क्या कहलाएगा, आर्थिक विकास कहलाएगा। आप अगर आर्थिक विकास के बारे में नहीं जानते हैं कि आर्थिक विकास होता क्या है, तो जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में बताए हैं कि आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक विकास को परिभाषित करें। वीडियो देखने के लिए बाबू क्लास 10th NCERT इकोनॉमिक्स करके प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियो इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा। कि माप, माप का मतलब बाबू मापना, मेजर करना। तो किसको मापना, तो आर्थिक विकास की माप, यानी कि आर्थिक विकास, रुपया पैसा से विकास हो रहा है, उन्नति तरक्की को क्या करना, माप देना। कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। सूचकांक का मतलब क्या बाबू, सूचकांक का मतलब लिस्ट, आंकड़ा, सूची को क्या बोलते हैं, सूचकांक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में छठ पूजा हो रहा है और आपके मम्मी कुछ सामान लिखवाते हैं कि 5 किलो अंगूर, 10 किलो संतरा, 2 किलो मिठा, 1 किलो चीनी और 10 दर्जन केला ले आओ। तो आप पेपर लेते हैं और पेन से लिखने लगते हैं। तो जो भी पेपर पर आप पेन से लिखे बाबू, जैसे ये पेपर हो गया, आप पेन से कुछ लिखने लगे तो आपने क्या किया, सूची बनाया, लिस्ट बनाया, आंकड़ा लिखा बाबू। उन आंकड़ों को जाते हैं दुकान में देते हैं और आपका दुकानदार सारा का सारा सामान निकाल करके दे देता है। तो यह पेपर क्या हुआ, सूची हो गया, लिस्ट हो गया, आंकड़ा हो गया। इसी प्रकार से बाबू आपके गांव घर में सरकारी आदमी आता है सर्वे करने के लिए एक बड़ा सा पेपर लेकर के, और आपसे पूछता है कि बताओ आपके घर कैसा है, कच्चा है कि पक्का है, आपके पिताजी कितना कमाते हैं, आपका खेती है या नहीं, आपके घर में मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह है या नहीं। ये सब सारा का सारा क्या करता है, सूची बनाता है, लिस्ट बनाता है सरकारी आदमी और लेकर के चला जाता है। तो उस सूची के द्वारा, उस लिस्ट के द्वारा सरकार पता लगा लेती है बाबू कि आप गरीब हैं या अमीर हैं। उसी प्रकार से बाबू अगर किसी देश का विकास हुआ है, आर्थिक विकास हुआ है, तरक्की हुआ है, तो सूचकांकों के द्वारा पता लगाया जाता है। सूचकांक के मतलब लिस्ट, आंकड़ों के द्वारा पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश अमीर है या आर्थिक विकास उस देश में हुआ है या नहीं हुआ है। जिस प्रकार से बाबू फल सब्जी को मापने के लिए, तौलने के लिए तराजू बटखारा का इस्तेमाल करते हैं, बुखार को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से आर्थिक विकास को, किसी देश में आर्थिक विकास हुआ है या नहीं हुआ, इसको मापने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, सूचकांकों का प्रयोग करते हैं, कुछ सूची का, कुछ आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। तो वह सूची कौन कौन सा है बाबू, वह सूचकांक कौन कौन सा है जिसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि आर्थिक विकास किसी देश में हुआ है या नहीं हुआ है। पहला है क्या, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय का मतलब नेशनल इनकम। राष्ट्रीय का मतलब राष्ट्र, कोई देश। आय का मतलब इनकम, कमाई। यानी किसी देश में एक साल में जितने भी कमाई की जाती है बाबू, जितने भी आय अर्जित किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, अवधि का मतलब समय, उत्पादित, उत्पादित का मतलब बाबू उत्पादन करना, निर्माण करना, सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। कि किसी भी देश में एक वर्ष के समय में जितने भी वस्तु
वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन किया जाता है, निर्माण किया जाता है। जैसे किसान खेतों में क्या करता है, चावल का उत्पादन करता है। काल कारखाने में, फैक्ट्री वगैरह में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है, बनता है, सामानों का निर्माण होता है। जैसे मोटरसाइकिल, बस, कपड़ा, कलम, कॉपी आदि वस्तुओं का फैक्ट्री में निर्माण होता है। तो किसी देश में बाबू एक वर्ष की अवधि में, यानी कि एक वर्ष में जितने भी उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य होगा, जो भी उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होगा, जो भी रुपया पैसा उन वस्तुओं एवं सेवाओं से प्राप्त होगा बाबू, उन सभी रुपया पैसा को जोड़ देंगे तो वही क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। यहाँ पे यही बोला है कि किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में, एक साल के समय में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, जो भी वस्तु एवं सेवाओं किसी देश में उत्पादन होगा, उसके जो भी रुपया पैसा प्राप्त होगा वस्तु एवं सेवाओं से बाबू, उस पैसों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, योग कर देंगे सभी को, तो वही क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय यानी कि राष्ट्र का इनकम, कमाई अधिक होगा बाबू, देश का कमाई अधिक होगा, देश के पास रुपया पैसा ज़्यादा होगा, तो वह देश क्या कहलाएगा, विकसित कहलाएगा। यानी कि वह देश विकास कर चुका है, तरक्की कर चुका है। दूसरा सूचकांक की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सूचकांक क्या है बाबू, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की कमाई। यहाँ पे देखो प्रति का मतलब हर एक, व्यक्ति का मतलब हम मनुष्य, आदमी को क्या बोलेंगे, व्यक्ति बोलेंगे। आय का मतलब बाबू कमाई, इनकम। तो प्रत्येक व्यक्ति का आय, हर एक व्यक्ति के कमाई, इनकम को क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलेंगे। परिभाषा को देखो, किसी भी राष्ट्र या देश में प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय को क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो यहाँ पे औसत आय का मतलब क्या हुआ, औसत आय का मतलब बाबू देखो, किसी भी देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्यों की कमाई एक जैसा नहीं होगा, समान नहीं होगा। कोई व्यक्ति का कमाई ज़्यादा होगा तो किसी व्यक्ति का कमाई क्या होगा, कम होगा। मान के चलिए कि दो व्यक्ति है बाबू, पहला व्यक्ति की कमाई 5,000 रुपया है और दूसरा व्यक्ति की कमाई 10,000 रुपया है। तो इन दोनों व्यक्तियों का कमाई क्या है, अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। तो अगर हम इन दोनों व्यक्तियों का औसत आय निकालेंगे, औसत कमाई निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 10 5 कितना हो जाएगा बाबू, 15,000 हो जाएगा। कितना व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति है, तो 2 से भाग दे देंगे। औसत कैसे निकलता है, आप मैथ में पढ़े होंगे कि जितने भी वस्तुएं हैं, वस्तुओं के दाम को ऊपर में जोड़ देंगे और जितना वस्तुओं की संख्या उसे क्या करेंगे, नीचे में भाग दे देंगे। तो यहाँ पे दो व्यक्ति की कमाई कितना है, पहला का 5,000, दूसरा का 10,000। तो दोनों को जोड़ लिए तो हो गया कितना, 15,000। और दो व्यक्ति की कमाई है तो 2 से भाग दे दिए, तो कट के कितना आ जाएगा बाबू, 7500 चलाएगा। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की औसत कमाई कितना हो गया, 7500 हो गया। तो औसतन कमाई एक व्यक्ति की कितना हो गया, 7500 रुपया हो गया। तो आपके मन में ये सवाल नहीं आता होगा सर जी कि ये तो गलत है, आप कैसे कह दिए कि एक व्यक्ति का कमाई 7500 रुपया हो गया। हम तो जान रहे हैं कि एक व्यक्ति की कमाई 5,000 थी और दूसरा व्यक्ति की कमाई 10,000 थी। एक व्यक्ति की कमाई आप 2500 बढ़ा दिए और दूसरे व्यक्ति की कमाई आप 2500 घटा दिए। यह कैसे, क्यों हो गया, काहे हो गया, आपके मन में सवाल आता होगा। लेकिन बच्चा, सरकार को अपने देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का आय निकालना संभव है। अगर प्रत्येक व्यक्ति का आय सरकार निकालने जाएगा तो वह सही ढंग से निकाल नहीं पाएगा। एक्चुअल इनकम, वास्तविक कमाई सभी व्यक्तियों का निकाल नहीं पाएगा। निकालने में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सरकार क्या करती है, उस देश का सरकार क्या करती है कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या करती है, औसत आय निकाल देती है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहें तो किसी भी देश में एक साल में जितनी भी कमाई की जाती है, जितने भी आय अर्जित की जाती है, उस देश के कुल जनसंख्या से भाग लगा देते हैं। देश में जितने भी जनसंख्या, जितने भी लोग रह रहे हैं उस जनसंख्या से भाग लगा देंगे तो वही क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। यहाँ पे बोल रहा है राष्ट्रीय आय में किसी भी देश की कुल जनसंख्या से। राष्ट्रीय आय का मतलब इसके जस्ट तुरंत बताएं बाबू कि किसी भी देश में जितने भी लोग कमाई कर रहे हैं एक वर्ष में, उन सभी कमाई करने वाले लोगों को आय को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो वही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो देश की कुल जनसंख्या, देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उसकी पूरी की पूरी जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में भाग लगा देंगे तो जो कट कर के आएगा, जो भागफल आएगा वही क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। यहाँ पे देखो प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होगा, राष्ट्रीय आय बट्टा में देश की कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग लगा देंगे तो निकल जाएगा प्रति व्यक्ति आय। यानी बोलने का मतलब ये कि किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में टोटल व्यक्ति की कमाई में क्या करेंगे, देश की टोटल जनसंख्या से, कुल जनसंख्या से भाग लगा देंगे तो यही क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। यानी आप इसे प्रत्येक व्यक्ति की औसत कमाई, औसत आय भी
बोल सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय में किसी भी देश की कुल जनसंख्या से भाग लगा देंगे तो क्या होगा, उस देश का प्रत्येक व्यक्तियों का औसत आय निकल जाएगा, औसत कमाई निकल जाएगा। तीसरा सूची है मानव विकास रिपोर्ट। मानव का मतलब बाबू मनुष्य, व्यक्ति, विकास का मतलब उन्नति करना, तरक्की करना, रिपोर्ट का मतलब बाबू जानकारी, सूची। जैसे आपका कुछ चीज़ टूट जाता है, हड्डी वगैरह, तो आप डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, तो आपका डॉक्टर लिखता है एक्सरे करवा के लाओ, तो आप एक्सरे करवा के डॉक्टर के दिखवाते हैं, तो आप क्या दिखा रहे हैं, रिपोर्ट दिखा रहे हैं, सूची दिखा रहे हैं, आंकड़ा को दिखा रहे हैं। और वह सूची देख करके, रिपोर्ट देख करके आपको डॉक्टर बोलता है कि आप ठीक हैं या नहीं ठीक है। तो यहाँ पे मानव के विकास के बारे में रिपोर्ट की बात की जा रही है। जैसे आपके गांव घर में जाता होगा सरकारी आदमी जो सर्वे करता है, आपसे पूछता है कि आपके घर में क्या क्या है, आपका घर पक्का है या नहीं है, आपका खेत कितना है, आपके पिताजी कितना कमाते हैं, आपके घर में मोटरसाइकिल, टीवी वगैरह है कि नहीं है। तो यह क्या हो गया, रिपोर्ट हो गया। उस रिपोर्ट के जरिए किसी भी व्यक्ति का विकास पता किया जा सकता है। तो यही क्या हो गया, मानव विकास रिपोर्ट, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास रिपोर्ट यानी कि मानव विकास जानकारी एक मापक है, मनुष्यों को मापने का तरीका है। किसी भी देश में वहाँ के लोग विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या है, मानव विकास रिपोर्ट मापक है, मेजर करने का तरीका है, जो किसी भी देश के 3 आयामों पर आधारित होता है। यानी किसी भी राष्ट्र में बाबू ये पता लगाना है कि वहाँ के लोग विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो कितने आयाम देखेंगे, कितने तरीके से पता लगा सकते हैं, तो 3 तरीकों से पता लगा सकते हैं। 3 तरीकों पर निर्भर होकर के हम ये जान सकते हैं कि वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। अगर वहाँ 3 चीजें बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, मानव का विकास हो रहा है, व्यक्तियों का तरक्की हो रहा है। पहला है जीवन आशा। जीवन आशा का मतलब बाबू वहाँ के लोग कितने सालों तक जी रहे हैं, उन लोगों का स्वास्थ्य सेवा कैसा है। जहाँ के लोग 70 से 80 साल तक जी रहे हैं बाबू, तो कह सकते हैं कि उन देश के लोगों का क्या है, जीवन आशा अच्छा है। दूसरा है शिक्षा स्तर, यानी कि उस देश में रहने वाले लोग कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब बाबू प्रत्येक व्यक्ति की कमाई, अगर उस देश में प्रत्येक व्यक्ति की कमाई ज़्यादा है बाबू, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोग क्या करें, तरक्की करें, वहाँ के लोगों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो मानव विकास रिपोर्ट एक मापक है, यानी कि मेजर करने का तरीका है, जो किसी भी देश के 3 आयामों पर आधारित होता है। यानी उस देश में 3 चीज़ों के बारे में देखेंगे, अगर वह 3 चीज़ें अच्छी होगी तो वह देश के लोगों का क्या होगा, विकास होगा, तरक्की होगा। वह 3 चीज़ें क्या है, जीवन आशा, यानी कि उस देश में रहने वाले लोगों का जीवन आशा कैसा है, कितने सालों तक लोग जी रहे हैं। दूसरा है शिक्षा स्तर, वहाँ के लोग कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े हैं। तीसरा है प्रति व्यक्ति आय, उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की कमाई कितनी है। अगर ये 3 चीजें अच्छी रहेगी तो कह सकते हैं उस देश का मानव विकास हो रहा है। यह सर्वप्रथम यूएनडीपी के द्वारा, तो यूएनडीपी क्या है बाबू, एक अमेरिकी संस्था है जो अमेरिका में स्थापित है। यूएनडीपी का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, एक संस्था है। इसके द्वारा ही क्या किया जाता है, मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। ये कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट जारी करो, आंकड़ा निकालो, तो आंकड़ा निकाला जाता है। तो सबसे पहले महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई। तो सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में तैयार की गई, तो महबूब उल हक के नेतृत्व में तैयार की गई बाबू मानव विकास रिपोर्ट। जो जारी कौन करता है, तो यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 3 सूचकांक थे बाबू, पहला राष्ट्रीय आय, दूसरा प्रति व्यक्ति आय, तीसरा मानव विकास रिपोर्ट। इन तीनों सूचकांकों के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि उस देश में कितना तरक्की हुआ है, कितना विकास हुआ है, दूसरों देशों से क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं कि आर्थिक का मतलब होता क्या है। आर्थिक का मतलब बाबू अर्थ, और अर्थ मतलब रुपया, पैसा, पूंजी, और पिछड़ेपन का मतलब पीछे हो जाना, निचले स्थान पे चले जाना। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन यानी बिहार रुपया, पैसा, पूंजी के मामले में पीछे हो जाना, निचले स्थान पे चले जाना। अन्य राज्यों के विकास की तुलना में बिहार कहाँ पे है, तो निचले स्थान पे है। सभी राज्यों का विकास हो चुका है लेकिन बिहार का उन्नति अभी तक नहीं हुआ है। तो इसका कारण क्या है, तो बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है, यानी हमारे यहाँ बिहार में क्या क्या समस्या है, परेशानी है, दिक्कत है, जिसके कारण से, जिसके वजह से बिहार अभी तक उन्नति तरक्की नहीं कर पाया है, तरक्की उन्नति नहीं हुआ है। तो हम सबसे पहले बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, क्या दिक्कत है, इन कारणों के बारे में समझेंगे। उसके बाद पूछ रहा है बिहार के पिछड़ेपन दूर,
पिछड़ेपन दूर करने के लिए, पिछड़ेपन दूर करने का मतलब बिहार को विकास के पथ पर आगे कैसे ले जाएं, पिछड़ेपन दूर करने का उपाय बताना है। यानी कि बिहार में क्या क्या काम करना होगा, क्या क्या उन्नति तरक्की करना होगा, जिससे क्या होगा, विकास होगा। बिहार पिछड़ा राज्य है, यानी बोलने का मतलब बाबू उन्नति तरक्की अभी तक नहीं हुआ है। इसका कुछ कारण होगा, इसका कुछ समस्या होगा, तो इन समस्या को अगर दूर कर देंगे बाबू, खत्म कर देंगे, तो बिहार पिछड़ेपन से दूर हो जाएगा। तो चलो उत्तर में देखते हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है, यानी कि पिछड़ेपन का कारण नीचे दिया गया है। पहला पिछड़ेपन का कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार राज्य में बाबू तेजी से, बहुत ही तीव्र से जनसंख्या बढ़ रही है। बाल बुतरू का जनसंख्या बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा बाल बुतरू पैदा कर दे रहे हैं। बिहार की जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, इसके कारण विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं। साधन का मतलब बाबू संसाधन कम हो जाना। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए, सभी जगह बाबू संसाधन सीमित है, अगर इसका अनावश्यक उपयोग करेंगे तो यह खत्म हो जाएगा। जैसे कोयला संसाधन से बिजली का उत्पादन किया जाता है बाबू, लेकिन बिहार में जनसंख्या क्या हो रही है, तेजी से बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो बिजली की आवश्यकता सभी लोगों को पड़ेगा, तो बिजली की आवश्यकता को बढ़ाना पड़ेगा। तो बिजली बढ़ाने के लिए कोयला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो अधिक कोयला का इस्तेमाल करेंगे तब अधिक बिजली का उत्पादन होगा, तभी तो सभी लोगों का बिजली की पूर्ति होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संसाधन का खपत हो रहा है, कमी हो रहा है। अगर यहीं पे जनसंख्या बिहार का कम रहता तो क्या होता, कोयला से बिजली उत्पादन कर करके हम दूसरे राज्यों में भेज देते हैं, जिससे क्या होता, बिहार सरकार को आय की प्राप्ति होती, पैसा रुपया कमाते। लेकिन यहाँ पे इतना ही ज़्यादा जनसंख्या है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि बिहार की अधिकांश संसाधन लोगों की आवश्यकता पूर्ति करने में खत्म हो जा रही है। अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जा रहा है। अधिकांश का मतलब बाबू ज़्यादातर, साधन का मतलब संसाधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जा रहा है। अगर बिहार के किसान कृषि से अनाज पैदावार अधिक भी कर दे रहे हैं, तो यहाँ बिहार में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि इनका भरण पोषण यानी खाने पीने में ही सारा का सारा अनाज खत्म हो जा रहा है। अगर बिहार में जनसंख्या कम रहती तो बिहार के किसान अनाजों को बेच करके आय रुपया पैसा कमा लेते हैं। तो बिहार के अधिकांश संसाधन लोगों की आवश्यकता पूर्ति करने में खत्म हो जा रही है। तो विकास तरक्की उन्नति कैसे करेगा, तो बढ़ती जनसंख्या बिहार को पीछे की ओर ले जा रही है। दूसरा देखो, आधारिक संरचना का अभाव। अभाव का मतलब बाबू कमी, और आधारिक का मतलब आधार, बेस, नींव, पिलर को क्या बोलते हैं, आधारिक बोलते हैं। और संरचना का मतलब बनावट, तंत्र। जैसे आप अपने घर के एग्जाम्पल से समझिए बाबू, आपके पिताजी अगर आपके घर बनाए होंगे तो आपका नीचे में जो बेस बनता है, आधार है घर का, जो नींव है, जो मजबूत बना होगा, बहुत मोटा मोटा पिलर दिया गया होगा, ढेर सारा छड़ दिया गया होगा, ताकि क्या हो, आपका घर 4-5 मंजिला तक जा सके। तो जो भी नींव, पिलर, छड़ वगैरह जो भी आधार होगा बाबू, तो पिलर तो एगो दिया नहीं गया होगा, चारों कोना पर 4 दिया गया होगा, बीच में भी दिया गया है। तो इन सारे पिलर के संरचना को, आकार को क्या बोलते हैं, आधारिक संरचना बोलते हैं। तो यहाँ पे घर के संरचना की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे आधारिक संरचना का मतलब जिसपे राज्य टिका हो, जो राज्य का, किसी भी देश का जो पिलर हो। बिजली, संचार, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं के बिना कोई भी राज्य, कोई भी देश चल सकता है बाबू, वह खड़ी हो सकता है, विकास कर सकता है। नहीं चल सकता है, उसका विकास नहीं हो सकता है किसी भी राज्य का या किसी भी देश का बिना आधारिक संरचना के। तो आधारिक संरचना क्या है, जरूरी है। लेकिन बिहार में आधारिक संरचना का अभाव है। आधारिक संरचना हो गया रोड, सड़क, बिजली, सिंचाई। तो बिहार राज्य में आधारिक संरचना जैसे सड़क, यानी यहाँ पे बिहार में सड़क बढ़िया नहीं है। बिजली, ज्यादा बिजली का उत्पादन नहीं किया जाता है। कहीं पे तार गिर गया बाबू आंधी पानी से, तो 3-4 दिन तार तानने में लग जाएगा, तब कोई गाँव में, मोहल्ला में बिजली पहुंचेगा। तो ये सब सुविधा सही नहीं है। सिंचाई के लिए तालाबों का निर्माण नहीं किया गया है। यहाँ बिहार में शिक्षा सेवा भी अच्छा नहीं है बाबू, लोगों को अच्छा से, बच्चों को अच्छा से पढ़ा नहीं पा रहे हैं शिक्षक। स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी नहीं है। अगर सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो आपको सेवा अच्छा नहीं मिलेगा। एक ही दवाई को बार बार सभी पेशेंट को दिया जाता है बुखार में। तो ये सब क्या है बाबू, कारण है बिहार के पिछड़ेपन होने का, पीछे होने का। तीसरा क्या है, कृषि पर निर्भरता। कृषि का मतलब बाबू खेती करना, निर्भरता का मतलब आश्रित हो जाना, निर्भर हो जाना। बिहार की अधिकांश जनता, अधिकांश का मतलब बाबू ज्यादातर, जनता का मतलब बिहार में रहने वाले लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। बिहार में रहने वाले लोग, बिहार के जनता ज्यादातर कमाई के लिए, आय के लिए किस पे निर्भर है, तो खेती पे डिपेंड है, खेती पे निर्भर है। अगर बिहार से खेती को हटा दिया जाए तो अधिकांश जनता बिहार के भूखे मर जाएंगे, भूखमरी की समस्या आ जाएगी। लेकिन खराब
अब कृषि पद्धति, कृषि का मतलब खेती, पद्धति का मतलब बाबू प्रक्रिया, तरीका के कारण उपज कम हो गया है। उपज का मतलब अनाज का पैदावार कम हो गया है। बिहार के किसानों के पास बाबू ज़्यादा पूंजी रुपया नहीं है, तो अच्छे प्रकार के खेतों में बीज नहीं इस्तेमाल करते, खाद वगैरह नहीं डालते, मशीनों का इस्तेमाल खेतों में नहीं करते हैं। अभी भी क्या करते हैं, पुराने तौर तरीके का इस्तेमाल करते हैं। आज भी आप कहीं कहीं देखे होंगे बाबू कि बिहार के किसान क्या करते हैं, हल से ही खेतों को जोतते हैं। हल से खेतों को जोतेंगे तो सही ढंग से खेतों की जुताई नहीं हो पाती है, समय समय पे बारिश नहीं होता अपने बिहार राज्य में बाबू, कहीं पे सुखाड़ तो कहीं पे बाढ़ रहता है, मोटर की सुविधा नहीं है अपने बिहार राज्य में। तो ये सब क्या है, कृषि की गलत पद्धति है, खराब पद्धति है, खराब तरीका है कृषि करने का। अगला है चौथा, बाढ़ एवं सूखा का प्रभाव। अपने बिहार में कहीं कहीं पे बाढ़ भी आता है और कहीं कहीं पे पानी उनी वगैरह खत्म हो जाता है तो सुखाड़ भी चलाता है, इसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़, जैसे देखो यह बिहार हो गया बाबू, यह उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ आते रहता है और पश्चिमी क्षेत्र में सूखा आते रहता है बिहार में हरदम। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ तथा दक्षिणी क्षेत्र में सूखा हमेशा आते रहता है, जिस कारण से हर साल फसलें बर्बाद हो जाती है। और जो भी बिहार के किसान खेती करते हैं बाबू, कृषि करते हैं, उनके फसलें, अधिकांश फसलें बाढ़ एवं सुखाड़ के कारण बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, औद्योगिक पिछड़ापन। औद्योगिक का मतलब बाबू कारखाना, फैक्ट्री, और पिछड़ापन का मतलब पीछे हो जाना, निचले स्थान पे चले जाना। तो औद्योगिक पिछड़ेपन का मतलब उद्योग, फैक्ट्री के विकास के मामले में पीछे हो जाना, निचले स्थान पे चले जाना। बिहार से झारखंड का विभाजन होने से अधिकांश बड़े उद्योग झारखंड में चले गए। यहाँ उद्योग के नाम पर सिर्फ चीनी उद्योग ही बचा। 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड बाबू अलग हो गया था, तो जो भी उद्योग, काल कारखाने थे बड़े बड़े, वो कहाँ चले गए, झारखंड में चले गए। और यहाँ बिहार में उद्योग के नाम पे सिर्फ क्या बचा, तो चीनी उद्योग ही बचा। यहाँ पे सिर्फ चीनी मिलें ही बची, जो अधिकांश चीनी मिलें भी बंद है। तो यहाँ पे बिहार में बाबू उद्योग, फैक्ट्री वगैरह नहीं है, तो इस कारण से भी बिहार पिछड़ेपन से ग्रसित है, पिछड़ेपन का कारण है। अगला है गरीबी। गरीबी का मतलब बाबू जिस लोगों के पास खाने पीने के लिए सामान न हो, पैसा न हो, उसी को क्या बोलेंगे, गरीब बोलेंगे। यहाँ कल कारखाने का अभाव है, यानी कि कमी है, ना के बराबर फैक्ट्री उद्योग है। लोग अच्छे से खेती में काम नहीं करते हैं। जो भी लोगों के पास खेती है वह खेती में काम अच्छे से नहीं करते हैं। कोई भी किसान खेती में अच्छे से काम करता है तो बाढ़ एवं सुखाड़ से अधिकांश फसलें उसकी बर्बाद हो जाती है। इस कारण से बिहार में गरीबी का प्रभाव देखने को मिलता है। खराब विधि व्यवस्था। बिहार में कानून व्यवस्था कमजोर होने के कारण शांतिपूर्वक तरीके से उद्योग नहीं चला पा रहे हैं। देखो बाबू, अपने बिहार राज्य में एक तो उद्योग नहीं है और बिहार के लोग इतना अमीर नहीं है कि उद्योग लगा सकते हैं। तो कोई भी लोग दूसरे राज्य से अपने बिहार राज्य में उद्योग लगाने भी आते हैं, स्थापित कर भी देते हैं उद्योग। तो यहाँ के आम जनता, आम नागरिक लोग, नेता लोग क्या करते हैं, कंपनी के, उद्योग के मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें रंगदारी दो, हफ्ता दो, तब हम तुम्हारे उद्योग को चलाने देंगे, नहीं तो रात में हम तुम्हारे उद्योग में जो भी सामान बन रहा है सारा का सारा लहरा देंगे, नष्ट करवा देंगे। तो यह क्या है, विधि व्यवस्था खराब है। अगला है कुशल प्रशासन का अभाव। कुशल का मतलब बाबू अच्छा, प्रशासन का मतलब पुलिस, अभाव का मतलब कमी, यानी अच्छे पुलिस की कमी है, अभाव है। बिहार के प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें आए दिन भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आते हैं। भ्रष्टाचार का मतलब बाबू घूसखोर। अपने बिहार के पुलिस लोग हैं ना बाबू, जो अधिकांश दिन क्या करते हैं, घूसखोरी में पकड़ा जाते हैं, पैसा लेते हुए पकड़ा गए। उद्योग वाले के बोलेंगे कि उद्योग चलाना है तो हमें कुछ पैसा दो, नहीं तो हम केस तुम्हारे ऊपर लाद देंगे। तो गलत तरीका से काम करते हैं, गलत तरीका से पैसे कमाते हैं, पुलिस व्यवस्था सही नहीं है अपने बिहार राज्य में। तो ये सब बिहार के पिछड़ेपन का कारण है बाबू। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखने वाले हैं बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। अपना बिहार राज्य बाबू विकास के मामले में अन्य राज्यों से सबसे पीछे है, निचले स्थान पे है। तो अपने बिहार राज्य को विकास की ओर कैसे ले जाएंगे, पिछड़ेपन को दूर कैसे करेंगे। पहला है बाबू जनसंख्या पर नियंत्रण। अपने बिहार राज्य में सबसे पहले जो जनसंख्या बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल करेंगे, बढ़ने नहीं देंगे जनसंख्या को। अगर यहाँ पे जनसंख्या कम रहेगी बाबू तो सभी लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, शिक्षा
व्यवस्था अच्छा हो जाएगा। और इसके लिए राज्य की जनता और महिलाओं को शिक्षित करना होगा बाबू, पढ़ाना होगा, उनको ये बताना होगा कि देखो ज़्यादा बच्चा पैदा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को पालन पोषण अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं, खिया पिया रहे हैं तो अब तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा बच्चा पैदा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वह बच्चा तुम्हारा और गरीब ही होता चला जाएगा। तो ये शिक्षा बिहार की जनता को और ख़ास करके महिलाओं को देना जरूरी है। दूसरा है कृषि का तेजी से विकास, यानी कृषि क्षेत्र में पैदावार उत्पादन के लिए नए नए यंत्रों, नए नए मशीनों, उत्तम खाद, उत्तम बीजों का प्रयोग किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, ताकि क्या हो, उत्पादन में बढ़ोतरी हो। इस तरह से कृषि में तेजी से विकास करके बिहार के पिछड़ेपन दूर हो सकता है। तीसरा है बाढ़ पर नियंत्रण। देखो बाबू, अपना बिहार के उत्तरी क्षेत्र में हमेशा बाढ़ आते रहता है और उत्तरी क्षेत्र में अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है। इसीलिए बिहार के सरकार नेपाल के सरकार के सहयोग से नदियों पर बांध बना करके क्या करे, बाढ़ का नियंत्रण करे, ताकि क्या हो, बिहार में बाढ़ ना आए। अगर बिहार में बाढ़ नहीं आएगा बाबू, तो जो फसलें बाढ़ के कारण बर्बाद हो जाती थी वह फसलें बर्बाद नहीं होगी, तो वह किसान बेच करके फसलों को, पैदावार को बेच करके आय कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, तो बिहार के पिछड़ेपन धीरे धीरे दूर होने लगेगा। चौथा है आधारिक संरचना का विकास। अभी बताएं बाबू, आधारिक संरचना होता क्या है? जिस पे कोई देश टिका हो, जिस पे कोई राज्य टिका हो, उसके बिना किसी भी राज्य का, किसी भी देश का विकास होना संभव नहीं हो। जैसे स्कूल, संचार, शिक्षा व्यवस्था, हॉस्पिटल वगैरह के बिना कोई राज्य का विकास होगा, कोई देश का विकास नहीं होगा। तो बिहार के जो भी आधारिक संरचना है उसमें क्या किया जाए, विकास किया जाए। यानी बिहार में बिजली का उत्पादन कम हो रहा है तो क्या किया जाए, बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए। सड़क व्यवस्था ठीक नहीं है, सड़क के बीच में गड्ढा वगैरह, तो उसको क्या किया जाए, रिपेयर किया जाए, बनवाया जाए। स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है, तो इसमें क्या किया जाए, विकास किया जाए। अगला है उद्योगों का विकास। बिहार झारखंड विभाजन होने से बिहार के अधिकांश बड़े उद्योग बाबू झारखंड में चला गया, मुख्यतः सिर्फ चीनी उद्योग ही बिहार के हिस्से में बच गया। तो क्या करना होगा, बिहार के विकास के लिए अधिक से अधिक नए उद्योगों का निर्माण करना होगा, ताकि क्या हो, लोगों को रोजगार मिले। छठा में है गरीबी दूर करना। बिहार राज्य में गरीबी का प्रभाव सबसे अधिक है बाबू। गरीब लोगों के लिए क्या किया जाए, फैक्ट्रियां वगैरह का निर्माण किया जाए, जिससे क्या हो, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को रोजगार की व्यवस्था किया जाए। इनके गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किया जाए। सातवां में है शांति व्यवस्था की स्थापना। तो बिहार में शांति का माहौल कायम किया जाए बाबू। जो लोग दूसरे राज्य से बिहार राज्य में उद्योग, फैक्ट्री वगैरह लगाने आते हैं तो उनके साथ सही तरीका से व्यवहार किया जाए। रंगदारी, हफ्ता वसूली नेता लोग, पुलिस लोग, आम जनता लोग ना करे, ऐसा नियम कानून लाया जाए। आठवां में स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। और खास करके बिहार के पुलिस लोग घूसखोर ना हो, वह गुंडों को सपोर्ट नहीं करता हो, ईमानदार पुलिस की जरूरत है। तो ये सब क्या था बाबू, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का तरीका था, उपाय था। अगर ये सब काम करेंगे अपने बिहार राज्य में तो धीरे धीरे बिहार का पिछड़ेपन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। जितना भी NCERT चैप्टर 1 के इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आंसर दिया गया था सब्जेक्टिव में बाबू, वह सारा का सारा करवा चुके हैं। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।